ये खबर पूरी दुनिया में ना फैल जाए इसलिए रातों रात हिंदुस्तान टाइम्स ऑफिस का बिजली काट दिया जाता है और रातों रात इतना ज्यादा ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाला जाता है जिससे कि जेल में अब जगह ही नहीं बचते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इंदिरा गांधी इतना डर जाती है कि वो बिना कैबिनेट मीटिंग के ही इमरजेंसी की घोषणा कर देती है। किशोर कुमार ने जब इमरजेंसी के सपोर्ट में गाना गाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसे ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की तानाशाही से जनता इतना परेशान हो गई थी कि जब 1977 का जनरल इलेक्शन हुआ था तो उस समय संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ही अपना लोकसभा सीट हार गया था। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जितना हो सके इसे शेयर करना ना भूलें। मानो ये कहानी का शुरुआत 11 जनवरी 1966 से ही उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से स्टार्ट हो गया था, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री का अचानक डेथ हो जाता है ताशकंद समझौता करते समय। ये ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध चल रहा था उसे रोकने के लिए ये समझौता किया जा रहा था। ताशकंद में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का डेथ होता है वैसे ही इंडिया में बस एक ही क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस समय दो नाम निकल के सामने आता, एक तो इंदिरा गांधी और दूसरा मोरारजी देसाई। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष के कामराज हुआ करते थे। के कामराज ये चाहते थे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो बने जो पार्टी के अकॉर्डिंग चले और पार्टी का बात भी माने, लेकिन मोरारजी देसाई इसके अपोजिट थे। मोरारजी देसाई किसी का बात ही नहीं मानते थे। तो बस एक ही ऑप्शन बच जाता है, इंदिरा गांधी। फाइनली चुनाव होता है जिसमें इंदिरा गांधी को 355 वोट मिलते हैं और वहीं मोरारजी देसाई को 169 वोट मिलता है। फाइनली इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और इंदिरा गांधी को जैसे जैसे सत्ता का समझ आता है वैसे ही एक गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी बन जाती है और बड़े बड़े फैसले अकेले लेने लगती है। कुछ साल बाद 1969 में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पे जितने प्राइवेट बैंक हैं उसमें से 14 बैंकों को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। दिक्कत ये था कि इस बैंकों का ओनरशिप प्राइवेट के हाथों में था और वहीं अमीर आदमी का शेयर बहुत ही ज्यादा था इस बैंकों में। जैसे ही ये खबर बाहर आया तो अमीर घरानों का लोग इंदिरा गांधी से नाराज हो गए। तो उसी में से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होल्डर आर.सी. कूपर थे, जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया और ये केस कुछ हद तक जीत भी गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण को रद्द कर दिया था। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद एक और केस सामने आया प्रिवी पर्स को लेके। जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय इंडिया को यूनाइट करने के लिए जितने भी रॉयल फैमिली थे उसको अपना घर चलाने के लिए सरकार उसको कुछ पैसा देते थे मंथली करके, जिस पैसे को बंद करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बिल लाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट फिर रद्द कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इंदिरा गांधी का ये तर्क था कि अभी जो प्राइवेट बैंक है वो सारा रॉयल फैमिली के लिए काम करती है और उसका जिसमें मुनाफा होता है वही काम करता है। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये बैंकिंग सुविधा हर छोटे छोटे गांव तक पहुंचे। जैसे ही इस बैंक को राष्ट्रीयकरण का दर्जा मिला और उसी समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दे दी, जिसके बाद मानो तो इंदिरा गांधी गरीबों के लिए मसीहा बन गई थी। और इसका फायदा उसे 1971 के जनरल इलेक्शन में मिला क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 355 सीट पे जीत मिली थी। वहीं अपोजिशन पार्टी का तो मानो सुपरा ही साफ हो गया था उस समय। इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से राजनारायण को लगभग 1 लाख वोटों से हराया था। ये राजनारायण वही हैं जिनके गुरु का नाम राम मनोहर लोहिया था। राजनारायण अपने वोटर्स पे इतना बिलीव करता था कि उसने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ रिजल्ट आने से पहले ही जीत की खुशी में कई सारी रैलियां निकालने लगे और जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, राजनारायण हार गए थे। जिसके बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ ये लिखा था, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के टाइम पे सरकारी धन और सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, साथ ही वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसे शराब, धोती, कंबल सारे कुछ बांटे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सारे आरोप को खारिज करते हुए इंदिरा गांधी को सिर्फ 2 सबूत पे दोषी ठहराया। पहला ये कि यूपी सरकार के खजानों से इंदिरा गांधी ने लाउड स्पीकर और स्टेज लगवाया था
और दूसरा ये कि गजेटेड ऑफिसर यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट बनाई। ये यशपाल कपूर पिछले सरकार में पीएम के सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में थे, जिन्होंने 13 जनवरी 1971 को अपना रिजाइन दिया और इसके अगले दिन ही 14 जनवरी 1971 को इस रिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और कुछ दिन बाद 4 फरवरी 1971 को यशपाल कपूर को कांग्रेस का चुनावी प्रचार एजेंट बना दिया जाता है। बट कोर्ट ने ये पाया कि यशपाल कपूर ऑलरेडी 7 जनवरी को मुंशीगंज में और 19 जनवरी को कलाऊ में भाषण करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और उसे 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी बैन कर दिया था। इंदिरा गांधी को पीएम पद पे रहने तो दिया, लेकिन उसका वोट का अधिकार भी खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अब राज्यसभा में भी नहीं जा सकती थी। तो ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी को राज्यसभा में भी जाने का रास्ता बंद हो गया था। तो उसके पास पीएम पद से रिजाइन देने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब इधर भारत में सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब इंदिरा गांधी रिजाइन देगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी के लिए इतना हद तक गिर जाएगी कि वो भारत को भी अंधेरा में धकेल सकती है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर पद से बिना रिजाइन दिए ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और जिसका रिजल्ट 24 जून 1975 को आ जाता है, जो कि हाई कोर्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और इस फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण, जो कि इस कहानी का हीरो माने जाते हैं, उसके आगे कोई भी आदमी धूल फांकता रह जाए। जयप्रकाश नारायण ने जो किया उससे सरकार की नींव हिल गई। उधर गुजरात में कांग्रेस पार्टी का सरकार था, जिसका सीएम चिमन भाई पटेल थे। गुजरात में इस कदर भ्रष्टाचार फैला कि वहां का जनता चिमन भाई पटेल को चिमन चोर कहने लगे। इधर जयप्रकाश नारायण बिहार से आंदोलन स्टार्ट किया और दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरने लगा, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। जिसके बाद इंदिरा गांधी इतना डर गई कि ये खबर रातों रात पूरी दुनिया में ना फैल जाए, जिसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स ऑफिस का बिजली काट दिया गया था और वहां के जितने पॉपुलर लीडर थे उसे रातों रात जेल में बंद करवा दिया गया और जितना भी बड़े बड़े पत्रकार थे उनका लाइसेंस तक रद्द करवा दिया गया। मानो कि इंडिया से संविधान ही खत्म हो गया था। 25 जून की रात इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट मीटिंग के ही डायरेक्ट प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने चली जाती है और उनसे इमरजेंसी लगाने की बात कह देती है, जिस पे फखरुद्दीन अली अहमद भी सहमत हो जाते हैं। और 26 जून के मॉर्निंग में इंदिरा गांधी रेडियो पे आती है और कहती है, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। फिर इतिहास में इसी दिन को काला दिन माना जाता है। इंदिरा गांधी और उसकी सरकार जनता से ये कहती है कि देश में अस्थिरता और अशांति फैल रही है, जिसके कारण हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और वो बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला पाएगी। इमरजेंसी का वो काला दौर था जिसमें तमाम ऑपोजिशन लीडर को रातों रात जेल में बंद करवा दिया गया था, वहीं बड़े बड़े पत्रकार का लाइसेंस तक रद्द करवा दिया गया था। आरएसएस समेत 24 बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया था। जब 21 महीने बाद जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो 1977 में फिर से चुनाव हुआ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लुढ़क के नीचे गई। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, जिसका प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने।